हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये क्लास है आपकी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, अपने जीआईसी यानी कि प्रवक्ता के एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप डीएसएसबी हिस्ट्री से आपने ना कर रहे हो तो आपके लिए है। केवीएस एनवीएस अगर आप हिस्ट्री से पीजीटी डाला है आपने तो आप के लिए ये क्लास है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये क्लास है आपकी हिस्ट्री की, और हम इसमें टॉपिक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो हम ऑलरेडी 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, चौथा टॉपिक ये हमारा चल रहा है और इसमें भी हम आज 201 से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं प्रश्नों की श्रृंखला चला रही हूँ, आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। इसमें 400 प्लस प्रश्न हैं। तो हमने 200 प्रश्न कर लिए हैं, तो हम डेली 100 प्रश्न करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना क्लास हो हमारी, और हमें आराम से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लर्न भी होते जाएं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्लास को करते हैं तो थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो करा रही हूँ तो आप फीडबैक देके मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊँगी। और अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप स्पीड में भी देख सकते हो उस क्लास को। ठीक है, तो हम रोज़ 100 प्रश्न करते हैं, तो हमने 100 प्रश्न कल भी किए थे और उससे एक दिन पहले भी हमने 100 प्रश्न किए। तो कल तक हमारे 200 प्रश्न हो गए थे। आज हम 201 से शुरू करेंगे और 300 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस दिल्ली सल्तनत की आपकी टोटल 5 क्लासेस होंगी, जिसमें 2 क्लास हम कर चुके हैं, तीसरी क्लास आज हम कर रहे हैं ये, और इसके बाद 2 क्लासेस और बचेंगी और आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अब तक के टीचिंग एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी है ना, आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज के लेक्चरर का केवीएस एनवीएस डीएसएसबी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ और एस्टेट में जितने भी क्वेश्चन अब तक टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करा रही हूँ, और जिस टॉपिक में सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक मैंने सबसे पहले करा दिया है आपको। और इस तरह से हम जिसमें सबसे कम क्वेश्चन है, ऐसे करते करते हम एकदम लास्ट का टॉपिक जो हमारे होगा वो सबसे कम क्वेश्चंस वाला टॉपिक होगा। तो जितने भी आए हैं आपको जब हम क्वेश्चन देख लें तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया भी होता है कि आपका किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये जानकारी थी, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम 300 प्रश्न 300 तक यानी 300 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, वो सारे आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप मॉर्निंग में क्लासेस आती है, मैं आपको लाइव क्लासेस देती हूँ उसमें, तो वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ आपको। तो आपका अभी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी है तो आपका वो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मॉर्निंग में आपकी वो क्लास आती है और इवनिंग में मैं आपको ये क्लास देती हूँ शाम को 6 बजे। तो ये क्लास आपकी 6 PM पर आती है, यानी कि शाम को 6 बजे। ठीक है, और अभी जो आपका मुगल वंश का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है और डेली आती है। मैं संडे को भी गैप नहीं करती हूँ, संडे को भी आपकी क्लास आती है, तो जिसको पढ़ना है वो संडे को भी पढ़े। ठीक है, तो 7 8 दिन 9 दिन 10 दिन जो भी आप सोचो, पूरे वीक यानी पूरे 7 डेज आपकी 7 दिन आपकी क्लास आती है। ठीक है, मजाक हो गया, बहुत बातें हो गई, चलो अब करते हैं अपने क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखने का उद्देश्य था। तो बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखने का जो उद्देश्य था वो था फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करना। तो बर्नी ने जो तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करने के लिए की। ठीक है, तो बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही के माध्यम से इतिहास की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार के कर्तव्य का भी उल्लेख किया। इस इतिहास में उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा, और इसी के माध्यम से इतिहास के द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके अपने समकालीन सुल्तान फ़िरोज़ शाह के समक्ष एक आदर्श रखना
चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन्हाज उस सिराज। सिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो सिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक है तबकाते नासिरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक है तबकाते नासिरी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिन्हाज उस सिराज दिल्ली के ममलूक सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए तबकाते नासरी नामक पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में सिराज ने अपने धार्मिक विचारों, इस्लाम और मुस्लिम शासकों के लिए अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताया है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे मालूम था कि नमाज प्रार्थना कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोज़ा उपवास नहीं रखा। ये बात बिल्कुल सही है। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। ये भी सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ये गलत है। वो शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था, तो वो उलेमा से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ठीक है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए और बी। ठीक है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसका वास्तविक नाम था अली गोशफ या जूना खान खिलजी। ये एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने आक्रामकता के साथ साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया। ठीक है, ये दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने नशीले पदार्थों को निषिद्ध किया। उसने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए स्थायी सेना की व्यवस्था करी। ठीक है, और सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, ना कि वंश और जाति के आधार पर। ठीक है, और वो अपने राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत नहीं था। साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट है गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो गुलबर्गा की जामी मस्जिद में आपका भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे घुटे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। ये भी बात आपकी सही है। इसमें खुला प्रांगण है। ये गलत है। ये 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, बी और डी। ठीक है, तो बहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह के काल में 14वीं शताब्दी ईस्वी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया और इस मस्जिद की प्रमुख विशेषता थी इसमें भारतीय और ईरानी सॉरी अचानक से चीख आ गई। इसमें भारतीय और ईरानी शैली इस तरह सम्मिलित है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक आंगन के बिना भारतीय मस्जिद का एक दुर्लभ उदाहरण है, क्योंकि पूरी संरचना एक छत में ढकी हुई है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। इस भवन में अलंकरण बहुत कम है, लेकिन यह बौद्धिक महानता और मौलिकता का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में संभवतः दावा किया गया कि राज्य के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो ये दावा गियासुद्दीन बलबन के बारे में किया गया है। ठीक है, तो गियासुद्दीन बलबन जो है वो इलबारी तुर्क था और बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया, जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। अपनी योग्यता के कारण ही रजिया सुल्तान के समय में अमीर शिकार, अलाउद्दीन मसूद के समय में अमीर हाजिब और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के समय में अमीर अखूर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। इसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 दल का दमन किया और ईरानी आदर्शों को स्थापित करने के लिए सिजदा और पाबोस नामक प्रथा क्या कर दी? शुरू कर दी, तथा ईरानी त्यौहार नौरोज़ को मनाना प्रारंभ किया। इसके शासनकाल की दृढ़ता को देखकर भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हो गए, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट है आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। महमूद गोरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी
गाजी इख्तियार ने पूर्वी भारत बंगाल बिहार तक अपने अभियान को चलाया। उस समय बिहार बंगाल क्षेत्र पर सेन वंश के शासकों ने उसका विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने 1202 में बिहार को जीता तथा वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया तथा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल और बिहार क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया। नेक्स्ट है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया तथा अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन खलीफा का नायाब की उपाधि धारण की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसब के नाम से जाना जाता था? तो अली गुरसब के नाम से जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था और उसके बचपन का नाम था अली गुरसब। उसके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। उसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करी और उसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया था। नेक्स्ट है, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? तो फरमान राजाओं के द्वारा जारी किया जा सकता था। प्राचीन काल में शासन करने वाले राजाओं के द्वारा प्रजा, सैनिकों और अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार करता था, राजा उन्हें दंड का भागीदार बनाया राजा के द्वारा उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत और मुगल वंशी शासकों में अत्यधिक देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया। इल्तुतमिश ने 1230 में जोड़कर इसमें कुछ और हिस्से पूरा करवाया और इसके प्रांगण में 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ हिस्सों को जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त करी, तो ये सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया, ये भी सही है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तानसिर का प्रतिनिधि स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा। 1211 में हुसामुद्दीन एवज खिलजी सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। 1296 में इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गियाकर पराजित करके उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक था रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र था। ये एलटी ग्रेड 2018 में भी आया, यूपी पीसीएस एलटी में भी 2018 में आया। तो 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां के शासक रामचंद्र देव ने बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया। 1307 में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा गया, जहां अलाउद्दीन ने उसे राय राहन की उपाधि दी थी तथा 6 माह के पश्चात 1 लाख सोने के टंके और नवसारी का जिला देकर उसे राज्य वापस भेज दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो ये है ईसा खान का मकबरा। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। तुगलक कालीन प्रमुख मकबरा गियासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद फिरोज शाह के द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट मदरसे तथा फिरोज शाह कोटला का नगर और किला प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें सलामी पद्धति है, जिसका अंतिम उदाहरण ईसा खान का मकबरा है, जबकि तुगलक कालीन खाने जहां तेलंगानी मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है।
नेक्स्ट है, एक ऊंट एक पैसे डांग में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है। उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो उल्लेख कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासन का। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही में अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख किया। अलाउद्दीन ने बड़ी सेना को रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी ताकि दाम कम रहने पर राजधानी में एक बड़ी सेना रखी जा सके। साथ ही उसने विद्रोह की समस्या दूर करने के लिए लोगों की आय पर भी नियंत्रण किया। अर्थात बाजार नियंत्रण में दाम कम हुए परंतु आय नियंत्रण से लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा और इसी संदर्भ में बर्नी ने उपयुक्त वक्तव्य कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्रियों के दिनों तथा सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों और तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत और नृत्य का वातावरण था और इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। तो शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा था। तो शेख नसरुद्दीन चिराग जो है वो बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। ठीक है, तो शेख नसरुद्दीन चिराग ने अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभिक वर्षों के संदर्भ में उपयुक्त वाक्य कहा था। उसने उस समय के विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण किया जा सकता है। अलाउद्दीन के द्वारा इसे समाप्त करने के लिए कठोर उपाय किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेच देता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। तो ये लोदी सुल्तान था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और उसने अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करी उसने। ठीक है, और उसने आगरा शहर की नींव डाली। उसने खाद्यान्न करों यानी कि अनाज कर को समाप्त कर दिया और व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। उसने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया जो 30 इंच का था। कितने इंच का? 30 इंच का। उसने गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए अपने वस्त्रों को बेचने पर प्राप्त धन से दहेज प्रदान करवाया था तथा निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था। तो तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, तो विख्यात कवि अमीर खुसरो जिनका उपनाम तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता था। अमीर हसन और अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। अमीर खुसरो भारत का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी खजायन उल फुतू अशिका और नू सिपेहर व तुगलक नामा आदि। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया। इसने अपना यात्रा वृतांत रेहला के नाम से लिखा है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। तो सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था किससे? ये संबंधित था वे कागजात की देखभाल करने से। बाबरा बीच बीच में इंटरप्शन हो जाता है, सॉरी। चलो, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने एक व्यय विभाग का निर्माण किया। उसको दीवाने वक्फ कहा जाता था जिसका कार्य व्यय के कागजों की देखभाल करना एवं उन कागजातों को सुरक्षित रखना था जो भूमि से संबंधित थे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। इब्न बतूता 1333 में उत्तर अफ्रीका मोरक्को से भारत आया। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रेला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्राम से बढ़ाकर 200 ग्राम तक कर दी है। नेक्स्ट है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने 1320 में की थी।
तुगलकाबाद जो कि एक किला युक्त नगर था जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया, तो वो था बलबन। ईरानी परंपराओं पर शासन करने वाला गुलाम वंश का शासक बलबन था। बलबन ने अपने साम्राज्य में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। उन्होंने सिजदा और पाबोस को लागू किया जो दरबार में राजा के पैरों को चूमना और लौ रक्त की नीति अपनाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था, तो यहाँ पे खुम्स, खराज और जकात ये तीनों लगाया। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। उच्च मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर 5% से 10% था। खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर भूमि कर था 1/3 से 1/2 तक। खुम्स जो था वो लूट खानों अथवा गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था। शेर 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। चौथा था जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और 5वां था जकात यानी कि मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो भैया उसने तांबा धातु का यूज किया था। नहीं तांबा भी नहीं है इसमें, सॉरी गलत हो गया क्योंकि किसी ने तांबा कहा, किसी ने कांसा यानी कि जस्ता कहा है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करते समय कम भार वाले तांबे का सिक्का चलवाया था जो लोकप्रिय नहीं हो सका। इस सिक्के को अदली भी कहा गया और इसके कम भार वाले चांदी के सिक्के को कनी कहा जाता था। तांबे के सिक्के पर विद्वानों का मत अलग अलग है। बर्नी ने तांबा कहा है और फरिश्ता ने पीतल प्लस कांसा कहा है, तो इस प्रश्न को ही हटा दिया आयोग ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है, तो बाजार नियंत्रण का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए जिसमें बाजार नियंत्रण प्रथम स्थान पर था। बाजार नियंत्रण से आशय है वस्तुओं का दाम हमेशा एक निश्चित दाम पर स्थिर रहे। संभवतः वो बाजार नियंत्रण नीति दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ही प्रभावी था जो बड़ी सेना रखने के हित में था। नेक्स्ट है तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में मध्य एशिया के एक महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश लगभग कुछ समय बाद खत्म हो गया। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर लोग व्यंग्य पूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तुर्काने चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, तो तुर्काने चहलगानी के साथ इमामुद्दीन रेहान नहीं जुड़ा हुआ है। बहाउद्दीन तुगरिल है, कुतलुक खान है और बलबन है। तो बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुक खान और बलबन तुर्काने चहलगानी के सदस्य, जबकि इमादुद्दीन रेहान 1 वर्ष के लिए 1253 एडी में नासिरुद्दीन महमूद का नायब बना था। बाद में उसे हटाकर बलबन को पुनः नायब का पद दिया गया और अंततः बलबन ने अपनी कूटनीति से दिल्ली सल्तनत को हस्तगत कर लिया। नेक्स्ट है किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, तो तरगी सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। तरगी जो था वो मंगोल सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी को हराया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया था और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 229 पे हम पहुंच गए हैं। तो अभिकथन कहता है कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ नीति पर आधारित था। बिल्कुल था। कारण कहता है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक। बलबन का राजत्व सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। विदित है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी जिसे बलबन ने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। बलबन ने अपने शासनकाल में सजा का कठोर प्रावधान किया था। नेक्स्ट है वली और अमीर के पदों को किसने
पृथक किया? तो वली और अमीर के पदों को पृथक किया था मोहम्मद तुगलक ने। अमीरों और अफसरों को वफादार बनाने और प्रशासन के सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भाग लेने का संदेह था। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त कर मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति अपनाई है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के शासक, कार्य अथवा घटना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने जो है सिद्दी मौला का वध किया था, सिद्दी मौला की हत्या। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा और गुजरात की विजय करी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किया था बंगाल विजय, और फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहला है मुबारक शाह, दूसरा है मोहम्मद शाह और तीसरा है आपका अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। तो खिज्र खां 1414 से 21 तक बैठा, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। मुबारक शाह 1421 से 34 तक रहा, और मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक रहा, और अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 तक। नेक्स्ट है 1236 से 1296 तक किसने सुल्तानों ने शासन किया? तो 10 सुल्तान ने। सल्तनत काल में 1236 से 1296 तक 10 सुल्तानों ने दिल्ली पे शासन किया। उल्लेखनीय है कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह तुर्काना को शासकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाज, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन 1296 तक शासक रहे। शाह तुर्कान को रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन का कार्य सौंपा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है तारीख मुबारक शाही में। तारीख मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना की विस्तृत जानकारी मिलती है। फिरोज शाह ने नहरों का जाल बिछा दिया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने फिरोज काल की 5 नहरों का उल्लेख किया। यमुना से हिसार में उलूग खानी नहर थी, सतलज से घग्गर, सिरमौर से हांसी, घग्गर से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद। इसके अलावा अफीक ने तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह के द्वारा बनवाई गई 2 नहरों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित कथन है आपका, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना। ठीक है। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, और शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया, और जो अमीर वर्ग शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट और अनुदान था या पुरस्कार के रूप में थी, अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखियों, जमींदारों और पुरस्कार के रूप में थी। अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखियों, जमींदारों और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी कर खुद मुकद्दम के विशेषाधिकार छीन लिए, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू किया और शराब की सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सियासत रूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत से स्वीकृत किया गया था, ये सही है। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया, ये भी सही है। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, ये भी सही है। सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला था बहुत सुदृढ़ था, तो ये गलत है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसका पूर्ण समर्थन किया, और दिल्ली के लोगों का भी काफी प्रोत्साहन उसे मिला था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी, जिससे कर की वसूली भी मुश्किल हो गई थी, अतः गयासुद्दीन को विरासत में मिला खजाना खाली ही था। नेक्स्ट है कथन और कारण। अभिकथन कहता है कि दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, तो ये बात सही है। कारण कहता है कि राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था, तो ये गलत है। तो दिल्ली सल्तनत में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार इस्लामी कानून, कुरान, शरीयत और हदीस पर आधारित है। राजा का ध्येय दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का ध्येय नहीं था। सिक्कदार था, तो सिकदार कौन होता था? सिकदार होता था परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। सिकदार होता था
परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना और राजस्व वसूल करवाने में अमीन की मदद करना था। इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाबोश और नौरोज शुरू कराया था वो था बलबन। दिल्ली सल्तनत में बलबन के दरबार के लिए एक नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। उसने सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोज यानी कि सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना की रीतियां शुरू की थी। इसके अलावा उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाया जाने लगा और इसके दरबार की शानो शौकत को देखकर विदेशी व्यक्ति चकित रह जाते थे। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहलोल लोदी के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसको देखते हैं। तो उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ये तो सही है भाई। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, ये गलत है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, ये भी सही है। और बहलोल लोदी सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 में की। बहलोल लोदी ने मुख्य सफलता 1484 में जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में विजित किया। उसने बहलोली सिक्के चलाया जो अकबर के पहले और बाद तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। नेक्स्ट है कथन और कारण। तो अभिकथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार और केंद्रीकरण की नीति जारी रही, बिल्कुल। तर्क कहता है कि बंगाल को 1324 में पुनर्जीवित किया गया और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो दोनों ही सही हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विस्तार की नीति को उसके उत्तराधिकारियों गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक आदि शासकों ने जारी रखा और गयासुद्दीन ने पश्चिम बंगाल पर भी आक्रमण कर उसे अपने शासन के अधीन किया था तथा मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को जीतकर 1327 में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित करिए। तो खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना करी। उसने रैयते आला की उपाधि धारण करी। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक शासन किया। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह ने 1443 से 1451 तक शासन किया और ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में काम करते थे? तो 12,000 करते थे। फिरोज शाह तुगलक के काल में कुल 1,80,000 दास एकत्र किए। इनमें से कुछ को तो धार्मिक अध्ययनों हेतु प्रशिक्षित किया गया, जबकि 12,000 को कारीगरों अथवा शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया और विभिन्न परगनों में भेज दिया गया। अफीक के अनुसार इनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में लिखता है? तो ये लिखता है खिज्र खान के बारे में। तैमूर लंग के वापस लौटने के बाद उसके प्रतिनिधि खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना करी। ये एक उदार चरित्र का शासक था। फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता खिज्र खान के संदर्भ में लिखा कि लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम ये है, ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कालक्रम को। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था बरीदे मामलिक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला सुल्तान था।
उसने अपने प्रशासन में कई सुधार किए। उसने बरीद मुमालिक भी एक अहम सुधार था। बरीद मुमालिक का मुख्य काम था राजसी खुफिया विभाग का नेतृत्व करके सूचना को शासक तक पहुंचाना। नेक्स्ट है सल्तनत काल में गया में बनाए गए, अब यहाँ पे गायब है, क्या लिखा हुआ है, तो गया में बनाए गए सूर्य मंदिर। ठीक है, तो गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया। ये सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का गया बिहार में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में उसका नाम 2 बार आता है। उसने इस हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। इसके अलावा फिरोज शाह के द्वारा अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करने, हिंदू मेलों को भंग करने, हिंदुओं और मुसलमान बनाने अथवा उनका वध करने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो मखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। ये सही है। इस्लामी मिनहाज जो सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार से लगाई है, तो ये वाला कथन आपका गलत है और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनास कहता है कि रजिया में शासन बनने के सभी प्रशासनिक गुण और आवश्यक योग्यताएं थी। बिल्कुल थी। रजिया के द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया और जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। ये भी सही है। ठीक है, तो मिनाज उस सिराज के अनुसार रजिया में वे सभी प्रशासनिक गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया के द्वारा विदेशी और तुर्की मुसलमानों को विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त करना उसकी योजना थी, जिसके द्वारा वो गुलाम तुर्की सरदारों की शक्ति तोड़ना चाहती थी। इसे तुर्की गुलाम सरदार शहन नहीं कर सके। फखरे मुद्दिब इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है मदन शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन ए सिफा ए सिकंदर शाही की रचना की गई। इसके अलावा सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवादित किया गया था जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो पहला है वो सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्रायः प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। ये सही है। बर्नी के अनुसार बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे और उनके बीच तब तक अंतर विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई है। तो ये भी बात सही है, अलाउद्दीन ने ऐसा कहा था। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। ये भी बात सही थी कि उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन है। विद्रोह के कारणों को समझकर अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। दूसरे अध्यादेश के द्वारा अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। बरीद गुप्तचर अफसर और मुन्हिस गुप्तचर जो अमीरों के घरों, दफ्तरों, राजधानियों और बाजारों में नियुक्त किए गए, वे सुल्तान को प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना देते थे। और अलाउद्दीन ने शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का प्रयोग बंद करवा दिया। सुल्तान ने स्वयं शराब पीना छोड़ दिया था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना ना होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। रानी पद्मिनी का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की कथा का मुख्य आधार है, जो कि 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वो गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली तथा उसने ये भी लिखा कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए। तो ये बात थी फिरोज तुगलक के बारे में। ठीक, चलो नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपो का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया। ये बात सही है, सही नहीं है, हमें ये ढूंढना है। ठीक है, और तलामी शहर जो मुल्तान से 35 फलांग की दूरी पर था, वो हिंदू और मुसलमानों दोनों ने तैमूर का विरोध किया था, तो ये गलत है और यही इसका आंसर है। ठीक है, सॉल्ट रेंज को ए जूडी के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद करी और उसका अनुग्रह प्राप्त किया। ये भी सही है। सरफुद्दीन अली यजदी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए ये तर्क दिया कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथों में थी, वो कमजोर थी। ठीक, नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। तो किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। तो ये बात बिल्कुल
सही है। तर्क कहता है कि तैमूर के क्रूर और आक्रामक तरीकों से किए गए पुनियान और कालातियान नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। ये भी सही है आपका, दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान और मलका ए जहां दावतें उड़ाने और रंगरलियां बनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तमीरदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। ये कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? तो ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और इसका स्रोत है तारीख फरिश्ता। ठीक है, तो खिज्र खां और मलकाए जहां दावतें उड़ाने और रंगरलियां बनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तमीरदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे अलग थलग कर लिया और ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, स्रोत है तारीख फरिश्ता। नेक्स्ट है आपको कूट को मिलाना है, तो चलो कूट मिला लेते हैं। बर्बक जो था वो होता था प्रबंधक। ठीक है, बर्बक क्या होता था? प्रबंधक होता था। वकीले दर जो होता था वो होता था शाही महल का प्रमुख प्रभारी। और सरे जानदार होता था अंगरक्षकों का मुखिया। केवानी होता था खौमा ढोने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली और प्रणालियां तुरंत ही समाप्त नहीं हो पाई बल्कि वे कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये कथन सही है और हमें ढूंढना है नहीं। उपद्रवी क्षेत्रों को मवासा कहा जाता था, ये भी सही है। भू राजस्व के निर्धारण, उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफी कुछ मिलती जुलती थी जिसे बाद में कनकूत कहा गया, ये भी सही है। वे इतिहासकार बर्नी और याया मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमानों के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते थे। याया कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अबवाब लगाया जाता था और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और शक्ति से वसूले जाते थे। तो यही वाला कथन आपका गलत है और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे लिखे अंश को पढ़ें। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों पर गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं। पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? तो ये व्यक्त किए थे बाबर ने। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं। पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के, ये छोड़ दो, इसको आगे बढ़ते हैं ना, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही हैं? तो कौन से व्यक्तित्व इसमें सही है भैया? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वो अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन के द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों के मतों से प्रभावित थी, ये भी सही है। रजियों को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। तो ये वाला कथन नहीं, ये बी वाला कथन आपका रॉन्ग है, सी वाला सही है। ठीक है, सी सही है आपका। उलेमाओं की परवाह नहीं की थी उसने और पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों को सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया, ये भी सही है। ठीक है, तो सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। रजिया पहली महिला शासिका बनी। इल्तुतमिश को पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। नेक्स्ट है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला।
अदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वो पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। तो ये कहा गया है इल्तुतमिश के लिए। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। ये उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उनके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया, उसे हजरते दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। ये सुल्तान कौन सा है? ये सुल्तान है इल्तुतमिश। ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा इसमें चीज़ है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश है, हमें पता है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गोर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश इलबारी जनजातीय तुर्क था और उसने लाहौर की जगह पर क्या किया? दिल्ली को राजधानी बनाया। समकालीन साहित्य में उसे हजरते दिल्ली यानी कि राजसी दिल्ली या शहर कहा गया था। 12 फरवरी 1229 को इल्तुतमिश को इस्लामी बादशाह की शक्ति प्रदान करने के लिए बगदाद से अब्बासी खलीफा अल मुनसिर बिल्लाह के दूत भारत सुल्तान का राजाभिषेक पत्र दिया। नेक्स्ट है, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर के सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी। मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नजदीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास, जो अच्छे शासन का आधार है, को नष्ट कर देती है। तो ये कहा था बलबन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। तो ये किसके बारे में है? ये है बलबन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज लिखी हुई है तो इसे दोबारा नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है, अफगानों के साथ उलूग खान यानी कि बलबन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो उलूग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे और जब उलूग खान सुल्तान बना, उसने दिल्ली के निकट पटियाली, कामपिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। ठीक है। तो इसमें भी सीधे यही चीज़ लिखी है, इसको नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियमी नियम जवाबित नहीं है? तो ये है, शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी हमें तारीख़ फिरोजशाही, जो कि बरनी की है, उससे मिलती है, के साथ साथ खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो, फुतू उस सलातीन इसामी और रहला इब्न बतूता में मिलती है। अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन के द्वारा निम्न नियम बनाए गए। सरकार के द्वारा अनाज के भाव निश्चित किए गए। बाजार का एक अधीक्षक यानी कि सेना नियुक्त किया गया। सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करना। गल्ले का परिवहन करने वाले व्यापारी सहना के अधिकारी में थे। मुनाफाखोरी हेतु कठोर दंड। सुल्तान ने आदेश दिया, वो जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। तो उपरोक्त कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, जो सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया था। ठीक है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 तक बैठता है, आदेश दिया कि वो जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई और फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी कि नाप कराकर लगान वसूल करना शुरू किया। इसके लिए बिस्वा को एक इकाई माना गया। इस मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस स्थान को पहचानिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो वो था कड़ा में ही उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। ठीक है। 1296 में अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक ही बैठता है। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां से अतुल संपत्ति लूटकर लाया। उसने जलालुद्दीन को मानिकपुर बुलाकर धोखे से कत्ल कर दिया और उस कार में उसे अपने भाई अल्मास बेग से बहुत सहायता मिली, क्योंकि सुल्तान को धोखा देने में उसका प्रमुख भाग रहा है। अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद दिए। नेक्स्ट है,
कथन कहता है, बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था, जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी उसे निम्न कुल से उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को उस हद तक बढ़ावा देते हुए कहा कि वो बहुत सारे मलिकों से ज्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचे। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। ये आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। कारण कहता है कि सुल्तान ये मानता था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तो ये आंसर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? कथन और कारण वाला क्वेश्चन था हमारा ना। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर और दिल्ली शहर के बाहर मकबरों में नहीं जाएंगी? तो ये आदेश दिया था फिरोज तुगलक ने और दूसरा हो गया सिकंदर लोधी, इन दोनों ने ही दिया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का राजा था जिसने मुस्लिम महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया और मुस्लिम महिलाएं दिल्ली शहर के 12 मकबरों पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। जबकि सिकंदर लोधी लोधी वंश का द्वितीय शासक था, उसने भी समान परिस्थितियां मुस्लिम महिलाओं के सामने रखी थी। नेक्स्ट है, ये उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वो अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन यानी कि कोर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा अपने अमीरों और विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? तो ये उपरोक्त विवरण जो लिखा गया है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 के द्वारा अपने अमीरों और विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए उक्त विवरण इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में 1333 में भारत आया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1334 में उसे दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर 1342 में चीन भेजा था, जिस पद पर उसने 10 वर्ष तक काम किया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की परिस्थितियों का विस्तृत विवरण किया है। नेक्स्ट है, मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस समूह सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तुर्काने चेलगानी। तुर्काने चेलगानी इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों के गुट का निर्माण किया। कालांतर में इस गुट ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को अपने मनमाने तरीके से सिंहासन पर बैठने और उतारने का काम किया। इस गुट का दमन बलबन ने अपने शासन के दौरान किया। बलबन स्वयं उस गुट का एक सदस्य था। नेक्स्ट है, दिल्ली अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। भारत में सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे सुल्तान के पद, अधिकार और राजत्व के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत खुदाई और मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबरी के बाद स्वीकार करता था। वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि जिल्ले अल्लाह और उसके हृदय को देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। नेक्स्ट है, वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत करी? तो वो था रणथंबोर। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से भिलसा को लूटा, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सूबेदारी दी गई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के शासक बेगल राजपूत रायकन द्वितीय के विरुद्ध था। ठीक है, रणथंबोर होगा जिसे 1301 में अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। वो अफ्रीका का निवासी था। पश्चिम एशिया के विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए 1333 में सिंध में उसने प्रवेश किया और भारत में प्रायः 14 वर्ष रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अपने देश मोरक्को
वापस जाने के बाद इब्न बतूता ने रेहला नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया है। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी मकबरा था नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। तो दिल्ली सल्तनत युग में विभिन्न ललित कलाओं में मुख्यतः स्थापत्य कला का विकास हुआ। कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ और इसका पूर्ण निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार से 30 मील दूर मलकपुर गांव में अपने सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी बनवाया। इसका निर्माण 1231 से 32 में कराया गया। तुर्क सुल्तानों के द्वारा निर्मित भारत में ये पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान और ये भारत का प्रथम इस्लामिक मकबरा है। नेक्स्ट है सर्ब कर किस पर लागू होता था? तो सर्ब कर जो है वो जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था। फिरोज तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही स्थायित्व और व्यवस्था कायम करने हेतु तत्काल आदेश जारी किए। उसने सभी समुदाय के व्यक्तियों का विश्वास जीतने का प्रयत्न किया। फिरोज ने कृषि और उन्नत किस्म की फसलों के प्रचलन की सहायता से नहरों के द्वारा सिंचित भूमि सिंचाई कर की दर का 1/10 भाग थी, पर हक के शर्ब या सिंचाई कर के माध्यम से और उद्यानों की आयों से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास किया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें करी है? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, वो होली और मुहर्रम दोनों में भाग लेता था। उसने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया और दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख सिहाबुद्दीन को अपने दरबार में व्यक्त किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। उसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। उसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह योग्य सेनापति था, उसने भय और आतंक के स्थान पर उदारता एवं सहृदयता की नीति को अपनाया और अपने शत्रुओं के हृदय परिवर्तन पर बल दिया। उसका मानना था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त किया था। इसके बाद उसके नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण करी है। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने केवल वे ही वसूल किए जिन्हें इस्लामी धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो वो था सिंचाई कर। फिरोज तुगलक इस्लाम का पालन करने वाला सुल्तान था। उसने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए: जजिया, जकात, खुम्स और खराज। खराज लगान कर था। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग था जो सुल्तान के पास जाता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जजिया हिंदुओं पर धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला और इन्हीं के हितार्थ व्यय किया जाने वाला धार्मिक कर था जो संपूर्ण आय का 2.5% था। इसके अतिरिक्त उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई कर अथवा हक के शर्ब भी लगाया जो उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात जनता पर लागू किया गया। फिरोज तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने ये घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो ये था इब्राहिम लोदी। तुर्की राजत्व के सिद्धांत में अनुप्राणित होकर इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। राजत्व केवल सुल्तान में निहित होता है, अतः उसे निरपेक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है किससे? पद्मावत में। ठीक है, अलाउद्दीन के द्वारा विजित चित्तौड़ के किले का सजीव चित्रण 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध अवधी काव्य कृति पद्मावत में है। इसकी कथा में राणा रतन सिंह की परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें राजपूतों की हार के उपरांत पद्मिनी ने भी जौहर व्रत कर लिया। अलाउद्दीन को केवल किला मिला, पद्मिनी नहीं मिल सकी। इस कहानी का समर्थन प्रसिद्ध राजपूत इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी किया है। नेक्स्ट है लोधी वंश के शासक जाति प्रथा या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो ये थे आपके विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठार थे। तो लोधी वंश के जो शासक हैं अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेर से संबंधित थे।
और दिल्ली के सबसे पहले के सभी सुल्तान तुर्क थे, लेकिन लोदी विशुद्ध अफगानी थे। लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 तक रहा। अंततः पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1226 में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ये था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना उसका मुख्य उद्देश्य था, तथा बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? तो ये व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे का सिक्का शुरू कर दिया था। प्रतीक के द्वारा अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। आगे चलकर चांदी प्रचलन से बाहर हो गई और भू राजस्व का भुगतान जाली प्रतीक मुद्रा में किया जाने लगा, जिसके कारण उसका सांकेतिक मुद्रा संबंधी प्रचलन विफल हो गया। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर नगर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट है, वो कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वो था बलबन। ठीक है, तो बलबन स्वयं को नायाबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। इस प्रकार बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसके अनुसार राजा दिल्ली अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन का मानना था कि सुल्तान का हृदय दैवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। नेक्स्ट है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां के द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश कहा जाता है क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने 1398 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और खिज्र खां को लाहौर यानी मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार पर क्या सामान्य नियम था? तो ये था अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या फिर योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, बरीद कौन थे? तो बरीद गुप्तचर और सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते थे। तो सल्तनत काल में बरीद जो है वो गुप्तचर और सूचनाएं एकत्रित करने वाले थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी बरीद मुमालिक होता था और बरीद दीवाने रसालत विभाग के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का, इसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को यानी कि उत्तरी अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया था। 1333 में उसने भारत में प्रवेश किया। वो 14 वर्ष तक भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिसने पद पर 10 वर्ष तक शासन किया। इब्न बतूता ने अपने विदेश यात्रा का विवरण रहला नामक ग्रंथ में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। नेक्स्ट है, तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तो तुर्काने चिहलगानी जो है वो 40 तुर्क अमीरों का समूह है। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाना। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने जारी किए। चांदी का टंका और तांबा का जीतल इसने जारी किया। एकता प्रणाली इसने चलाई। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन किए। युद्ध
युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू हुई। दक्षिण भारत की विजय सल्तनत काल में अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कैद कर लिया, परंतु उत्साहपूर्वक उसे छोड़ दिया था। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट के उत्तर से विकल्प को चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वंश कौन कौन से हैं? तो हमको मालूम है सबसे पहले कौन सा वंश आया। सबसे पहले हमारा गुलाम वंश आता है नंबर 1 पे। उसके बाद बैठता है खिलजी वंश, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है। खिलजी वंश के बाद आ जाता है तुगलक वंश आता है। ठीक है, नंबर 2 नंबर, इसको मान लो। फिर उसके बाद में तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लास्ट में आपका आता है लोदी वंश। ठीक है, इस तरह से होगा। देखो मैंने बोला था ना खिलजी वंश आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश चलाया, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहता है। फिर खिलजी वंश जो है वो आपका 1290 से 1320 तक रहता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद सैयद वंश शुरू होता है, खिलजी खान ने स्थापना करी 1414 में, जो कि 1451 तक चला। फिर उसके बाद लोदी वंश की स्थापना बेहलोल लोदी ने की थी, जो कि 1451 से 1526 तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध मिलाने हमें। ठीक है, तो तराइन का देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है आपका। तराइन का प्रथम युद्ध, सबसे पहले राजधानी स्थानांतरण होती है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका कुतुब मीनार का निर्माण होगा ऐबक के टाइम पे। फिर उसके बाद में मैंने गलत कर दिया। सबसे पहले आपका तराइन का प्रथम युद्ध होगा 1191 में। ठीक है, उसके बाद आपका कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा 1200 के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका राजधानी स्थानांतरण होगी, जो कि इल्तुतमिश करेगा। ठीक है, लाहौर से दिल्ली ले जाएगा। फिर उसके बाद तैमूर का आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध देख लो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाई गई। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक के समय पे 1206 से 1210 में हुआ। अच्छा, यहाँ पर इसकी राजधानी की बात हो रही थी मोहम्मद तुगलक की, मुझे लगा इल्तुतमिश ले गया था। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है बताओ जल्दी जल्दी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध बताओ। तो भैया देखो, घाघरा का युद्ध होता है आपका 1529 में, जो कि बाबर का लास्ट युद्ध था, और खानवा का युद्ध बाबर करता है 1527 में। ठीक है, चलो, जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था इसका, खानवा का। ये देखो 1526 में पानीपत का युद्ध मैंने बता दिया, अब इसको दोबारा क्या ही पढ़ना। चलो, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। तो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बेहलोल लोदी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो अपने वजीर हमीद खान से विवाद करके बदायूं चला गया और आगे चलकर बेहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? तो दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वो यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का मुख्य कारण बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने से है। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में देवगिरी से शासन चलाना आसान था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के मतानुसार वो दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास तथा दक्षिण की संपन्नता एवं शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। ये सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के विषय में बरनी ने कहा कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनकी दरें
कम कर दी। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि 300 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने थे तो हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम 301 से शुरू करेंगे और 400 तक कंप्लीट करेंगे। तो कल आपकी ये चौथी क्लास होगी और उसके बाद एक क्लास और, जिसमें आपके मात्र 88 क्वेश्चन होंगे 5वीं क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल और आगे का इसका पार्ट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी सोचते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा करना है, तो वही टॉपिक आएगा जिसमें इससे कम क्वेश्चंस होंगे या फिर इसके बराबर। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।